सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। बेटा पिछले ट्यूटोरियल में हमने समास के 3 भेद किए थे। आज हम आगे 3 भेद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। बेटा समास मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और इसके 3 भेद हमने किए थे। सबसे पहला भेद मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास और तीसरा भेद बताया था तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास की मैंने पहचान बताई थी। इसमें 2 शब्दों के बीच में हाइफन लगा होता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर और या फिर या का प्रयोग किया जाता है, तथा का भी प्रयोग हो जाता है। द्विगु समास में मैंने बताया था कि जब आप इसका विग्रह करते हैं तो पहला पद कोई संख्या होती है। और तत्पुरुष समास की पहचान है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें इसमें कारक चिन्ह मिलता है। अब बेटा आगे हम चौथा भेद करेंगे। चौथा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बेटा पहचान होती है कि जब आप किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं या समासिक पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। आपको विशेषण और विशेष्य पता है क्या होते हैं? विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे राधा सुंदर है, ठीक है। राधा क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सुंदर जो है वो विशेषण है, ठीक है। तो जब हम ये कर्मधारय समास हम पढ़ते हैं तो समस्त पद का विग्रह करने पर इसका एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए नील गाय। नील गाय, इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर बनेगा नीली गाय। अब देखो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ठीक है। जैसे मैंने आपको द्विगु समास में बताया था कि जब आप द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो आप पीछे का समूह लगाते हैं। जैसे मैंने करवाया था त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह। इस प्रकार से जब आप कर्मधारय समास में जब आप विग्रह करेंगे तो आप लिखेंगे जैसे नीली गाय है जो। नीली गाय है जो, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। नीलकंठ, एक शब्द है नीलकंठ। इसका विग्रह क्या करेंगे? नीला है कंठ जो। अब है यहां पर भी लगा सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते थे नीली है गाय जो, ठीक है। यहां नीला कंठ है जो वो भी लिख सकते हैं, नीला है कंठ जो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। इसकी यही पहचान है। और एग्जांपल देखते हैं। पुरुषोत्तम शब्द लिखा पुरुषोत्तम, इसका विग्रह क्या होगा? पुरुषों में उत्तम है जो। पुरुषों में उत्तम है जो। अब पुरुष हो गया विशेष्य, उत्तम हो गया उसकी विशेषता, विशेषण, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेत
अंबर, श्वेत अंबर है जो, पीतांबर, पीतांबर, पीला अंबर है जो। एक चीज यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब आप अंबर शब्द वाले कोई भी समस्त पद करेंगे उन्हें कर्मधारय समास में रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों कहा कि इसको कर्मधारय में रखिए। जब हम अगले भेद पर अभी चलेंगे फिर मैं ये आपको वो बात समझाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको कर्मधारय समास समझ में आया कि जब आप इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर एक पद जो है वो विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। आगे देखते हैं बेटा अगला भेद, इसका 5वां भेद है बहुव्रीहि समास। स्पेलिंग्स बेटा बहुत ध्यान से देखिए, पहले ब है फिर व है, बहुव्रीहि, बहु यहां पर ऊ की मात्रा नहीं है, ऊ। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बेटा पहचान ये होती है जब आप इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए बताती हूं, इंद्रजीत, इंद्रजीत, ठीक है। इंद्रजीत किसके लिए प्रयोग होता है शब्द इंद्रजीत? इंद्र को जीता है जिसने, ब्रैकेट में लिखेंगे मेघनाद, मेघनाद, इंद्र को जीता है जिसने। अब यहां पर जब हम इनका विग्रह करेंगे तो पिछले जिसने, जिसका, जिसके ऐसा शब्द प्रयोग होगा। और उदाहरण देखते हैं फिर उसको करते हैं। जैसे आप यहां पर लिखेंगे, एक शब्द अब मैं ले रही हूं दशानन, दशानन, दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को, ठीक है। जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करते हुए लिखेंगे 10 सिर हैं जिसके। जब आप बहुव्रीहि समास करेंगे, विग्रह करने के बाद ये शब्द जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप ब्रैकेट में वो जरूर लिखेंगे, जैसे रावण। एक और एग्जांपल लेती हूं, चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, चक्र को धारण किया है जिसने। क्या होगा? विष्णु। ब्रैकेट में आप लिखेंगे विष्णु, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेती हूं, पीतांबर, पीतांबर, ठीक है। पीला है अंबर जिसका। यहां पर अब पीला है अंबर जिसका किसके लिए प्रयोग होता है? श्री कृष्ण। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर श्री कृष्ण, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका विग्रह करने पर ये किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास में लेते हैं, ठीक है। अब बेटा जब आपको मैंने कर्मधारय समास कराया, द्विगु समास कराया, बहुव्रीहि समास भी करवाया, कुछ एक एग्जांपल्स मैंने ऐसे ली, आपको लग रहा होगा ये एग्जांपल तो मैम ने द्विगु समास में भी ली थी, है ना। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो बहुव्रीहि समास में भी देखने को मिलेंगी और कर्मधारय समास में भी देखने को मिलेंगी, और कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको लगेगा ये द्विगु समास में होने चाहिए लेकिन वो बहुव्रीहि समास में है।
कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए ये देखिए, एक मैंने अभी शब्द लिया था दशानन, दशानन लिया था, इसका मैंने विग्रह किया 10 सिर हैं जिसके, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैम 10 सिर हैं जिसके, यहां पर तो काउंटिंग है और आपने कहा था कि काउंटिंग जिसमें पहला पद अगर कोई संख्या है तो वो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन बेटा ये द्विगु समास नहीं है क्योंकि दशानन किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है रावण। चाहे इसका पहला पद कोई संख्या है, लेकिन यहां पर जो दशानन है वो रावण के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। एक और शब्द लेते हैं तिरंगा। अब देखो मैं इसके 2 विग्रह करूंगी, ध्यान देना। तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है। दूसरा विग्रह कर रही हूं, 3 रंग हैं जिसमें, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं भारतीय झंडा, ठीक है। 3 रंगों का समूह। अब ये बात डिपेंड करती है कि हम विग्रह क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम विग्रह जो भी करेंगे 3 रंगों का समूह, जब हमने का समूह लगा दिया 3 रंगों का समूह, तो ये बन गया द्विगु समास, ठीक है। अगर हम विग्रह कर रहे हैं 3 रंग हैं जिसमें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भारतीय झंडे को, तो अब ये बन गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमने विग्रह क्या किया है। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लेती हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। अभी हमने देखा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, अब हम देखेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ, इसके अब मैं 2 तरह से विग्रह लिखूंगी। नीला है कंठ जो, और नीला है कंठ जिसका, ठीक है। नीला है कंठ जो, अब इसमें ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण, एक विशेष्य है एक विशेषण है, इसलिए ये बन गया कर्मधारय समास, ओके। यहां पर है नीला है कंठ जिसका, यहां पर किसकी बात हो रही है, शिव। नीला है कंठ जिसका, अब ये जो विग्रह हमने किया है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहती हूं पीतांबर, ठीक, एक शब्द मैंने लिया पीतांबर, इसके भी 2 विग्रह बनते हैं। पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो, और दूसरा है पीला है अंबर जिसका। अब ये भी बात हमारे विग्रह पर डिपेंड करती है कि हमने जो विग्रह किया है। अगर आपको एमसीक्यूज में आता है विग्रह करके दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि कौन सा भेद है, तो आपने विग्रह देखना है कि किस प्रकार से किया है। पीला है अंबर जो, अब यहाँ पहली वाली उदाहरण में, पहले वाले विग्रह में विशेषण और विशेष्य है, पीला और अंबर, ये है विशेष्य ये है विशेषण, तो क्या बना कर्मधारय समास। पीला है अंबर जिसका, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, श्री कृष्ण। ब्रैकेट में जरूर लिखना है, जब आप
बहुव्रीहि समास में विग्रह करेंगे तो ब्रैकेट में जरूर लिखना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के लिए है, इसलिए ये बन गया बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, मैंने अभी तक आपको 5 भेद करवाए हैं समास के। द्वंद्व समास, द्विगु समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब आखिरी भेद है वो हम समझने जा रहे हैं। समास का जो छठा भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब सबसे पहले इसके लिए हमें अव्यय का अर्थ समझना है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय बटा वे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, उनके साथ लगे शब्द बदल जाते हैं लेकिन वो शब्द कभी नहीं बदलता, शब्दांश होता है बल्कि वो शब्दांश कभी नहीं बदलता। जैसे प्रति, ठीक है, प्रति के साथ प्रतिदिन। अब ये दिन शब्द लगा है प्रति के साथ, तो दिन का आप दिनों बना सकते हैं पर प्रति का तो चेंज नहीं हो सकता ना, है ना। इसी तरह से प्रति के साथ एक लगकर प्रत्येक बन जाता है। प्रति शब्द कभी नहीं बदलेगा, उसके साथ जो शब्द रखते हैं वो बदल सकते हैं। इसी तरह से एक शब्द है बे, ठीक है, बे, बेसहारा, बेपरवाह, ठीक है, बेअसर। बे शब्द जो है वैसे का वैसा ही रहा लेकिन उसके साथ लगने वाले जो शब्द हैं उनमें बदलाव आ सकता है। जिन शब्दों में बदलाव नहीं आता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इसी प्रकार से यथा, यथा संभव, यथाशक्ति, ठीक है, साथ में लगने वाला शब्द बदल जाता है पर ये शब्द एज इट इज ही रहते हैं। अब इनके लिए हम कैसे करेंगे? प्रतिदिन, इसका विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन, हर रोज, ये इसका विग्रह है। आपको पता है कि जिसके साथ अव्यय लग गया वो है अव्ययी भाव समास। यथा, यथा के साथ हम लगा सकते हैं यथाशक्ति, ये समस्त पद है यथाशक्ति। इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। इसी तरह से एक शब्द है भर, इसके साथ हमने लगा दिया भर पेट, ठीक है, भर के साथ भर पेट भी बन सकता है, भरपूर भी बन सकता है। इसका विग्रह क्या होगा? भर पेट का पेट भरकर, ठीक है। तो जिन समस्त पदों के साथ अव्यय लगा है, समस्त पद है उसका पहला पद जो है वो कोई अव्यय है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। बेटा अव्ययी भाव समास में एक तो ये चीज है, दूसरा कुछ और एग्जांपल्स हैं जो अव्ययी भाव समास में होती है, जैसे रातों रात, उसकी सारी पुस्तकें रातों रात बिक गई। इसका विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। इसी प्रकार से हाथों हाथ, उसकी सारी पुस्तकें हाथों हाथ बिक गई, मतलब बहुत जल्दी बिक गई। इसके अलावा गांव गांव, गांव गांव में उसका प्रचार हो गया, यानी हर गांव में। ये जो शब्द होते हैं ये रिपीटेड होते हैं, इन्हें भी अव्ययी भाव समास में लेते हैं। बेटा आशा है आपको समास समझ में आए होंगे, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, भेदों को ध्यान से पढ़िएगा, उदाहरण पढ़िएगा और मैं अभ्यास कार्य भेजूंगी, उसे अपनी कॉपी में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बेटा।